हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए बीसी सेकेंड ईयर हम लोगों ने रियल एनालिसिस स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, रियल एनालिसिस के हमने एक टॉपिक है और उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया था नेबरहुड यानी कि प्रतिवेश। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट हमारी जो चल रही थी उस यूनिट फर्स्ट में जो और टॉपिक्स हैं मतलब कि कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ठीक है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण क्रमित क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। आज हम आपको प्रॉपरली एक एक टॉपिक वाइज यहाँ पे पढ़ाएंगे। यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं, एवरी टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, वो आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है उसमें ज़रूर आती हैं। ठीक है, तो ये जो दो नंबर की क्वेश्चन है, थ्योरम्स हैं या फिर डेफिनेशंस हैं, ये इनको आपको अच्छे से करना है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको नंबर देगा अच्छे से कि बाकी तो आपको क्या करनी है, थ्योरम प्रूव करनी है और वो थ्योरम जो है वो इन्हीं पर बेस होंगी। जब तक आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक आप नहीं कर सकते थ्योरम्स को। तो देखिए क्या होता है पूर्ण क्रमित क्षेत्र। सबसे पहले मैं आपको क्षेत्र के बारे में बताऊंगा कि क्षेत्र क्या होता है, फिर क्रमित यानी कि ऑर्डर फील्ड क्या होता है, और फिर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या होता है। ठीक है, पहले फील्ड को लेकर चलेंगे, फिर ऑर्डर फील्ड पढ़ेंगे और फिर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड पढ़ेंगे। तो देखिए फील्ड के बारे में, पहले फील्ड माने क्षेत्र। तो क्षेत्र की परिभाषा के लिए हमें कुछ एक्सियम्स यानी कि इसके अभिग्रहित प्रूफ करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये है कि अगर कोई सेट, ठीक है, सेट यानी कि समुच्चय क्षेत्र बनता है तो उसके अंदर कम से कम दो अवयव होने चाहिए। ठीक है, ये पहली शर्त है इसकी कि अगर कोई भी सेट यानी कि समुच्चय एक क्षेत्र बनता है तो उसके अंदर कम से कम दो अवयव होने चाहिए। ठीक है, तो एक अरिक्त यानी कि नॉन एम्प्टी समुच्चय F। ठीक है, हमने मान लिया कोई F है जिसमें कम से कम दो अवयव हो तथा जिसमें द्विआधारी संक्रियाएं, ठीक है, संक्रियाएं प्लस व गुणा परिभाषित हो को क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि एक अरिक्त समुच्चय है F, नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास F जिसमें कम से कम दो अवयव होने चाहिए और आपके पास जो है बाइनरी ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं प्लस और गुणा। ठीक है, इन दोनों के रूप में परिभाषित होना चाहिए। तो परिभाषित होगा कैसे, इसका जो रूल है हम पढ़ेंगे, आप है ना भाई, रूल तो पढ़ना होगा ना। क्षेत्र क्या जाता है इसके लिए रूल तो पढ़ना होगा कि प्लस और डॉट के लिए कैसे कैसे रूल बनता है। तो सबसे पहले हम इसके जो एक्सियम्स हैं वो टोटल हैं 11। ठीक है, पहले हम प्लस के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, योग अभिग्रहित पढ़ते हैं, यानी कि अगर इन 11 एक्सियम्स यानी कि रूल्स को ये संतुष्ट कर देता है, कौन, सेट F के अवयव हैं वो प्लस के एक्सियम्स हैं उनको, डॉट के जो एक्सियम्स हैं उनको अगर संतुष्ट कर देता है तो ये क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो पहला एक्सियम्स है इसका, ऑल ऑफ A एंड B बिलोंग्स टू F देन A प्लस B बिलोंग्स टू F। ठीक है, हम प्लस की बात करें तो प्लस ही आएगा कि अगर दो अवयव ऐसे हैं जो F में से आ रहे हैं तो मैं अगर उन दोनों अवयवों का ऐड करूं तो वो कहाँ से आने चाहिए, F में से ही आने चाहिए, उसी सेट
में होने चाहिए। ये नियम कहलाता है योग का समृद्ध नियम। ठीक है, ये नियम क्या कहलाता है? योग का समृद्ध नियम, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, इसे हम कहते हैं क्लोजर लॉ फॉर एडिशन। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, आप लोगों को हिंदी में भी। तो देखिए क्लोजर लॉ क्या होता है, दोबारा से देख लेते हैं कि यहाँ पर मान लो f एक जनरली सेट ले लिया अपन ने, हम उसकी जगह पर सेट ले लेते हैं n, यानी नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, तो n मैंने ले लिया 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक होता है ये। इसमें आप कोई सा भी दो नंबर ले लो, मान लो a बराबर 2 ले लिया, b बराबर 3 ले लिया, कुछ भी ले लिया, आने चाहिए कहाँ से? n में से आने चाहिए। तो अगर मैं a प्लस बी करूँ, यानी कि 2 + 3 करूँ, तो वो भी कहाँ से आना चाहिए? n में से आना चाहिए। 2 + 3 यानी कि 5 भी होता है n के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? n योग के लिए समृद्ध नियम का पालन करता है। ठीक है, अभी तो एक ही रूल हुआ है, बाकी और करने हैं। तो ये होता है हमारे पास योग के लिए समृद्ध का नियम। ठीक है, नंबर सेकंड की मैं बात करता हूँ अगर, तो हमारे पास साहचर्यता नियम आता है। ठीक है, साहचर्यता का नियम, तो ऑल ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, देन a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अगर इस तरह से हो, यानी कि ब्रैकेट, सिर्फ ब्रैकेट ही चेंज हो, तो उनकी वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस करेंगे हम अगर, और ब्रैकेट ही अगर चेंज हो रहा है, तो ब्रैकेट चेंज से उन संख्याओं के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताना चाह रहे हैं साहचर्यता के नियम के द्वारा। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड रूल। यही सब रूल जो है वो गुणा के लिए भी हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, रूल कोई अलग नहीं है। फिर बात आती है शून्य, यानी कि तस्मक अवयव का रूल। ठीक है, तस्मक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है ये तस्मक अवयव का अस्तित्व। इसमें हम पास एक ऐसा अवयव ढूंढते हैं प्लस के लिए, जिसमें हम किसी भी संख्या को जोड़ें तो वही संख्या आ जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि a प्लस 0 बराबर a प्लस बी बराबर, मैं 0 देता हूँ, a प्लस बी बराबर b प्लस a बराबर क्या आ जाए? a प्लस बी बराबर b प्लस a जो है वो इक्वल हो, यानी कि अब मैं a के अंदर मान लो बराबर a हो। ठीक है, a में मैं b जोड़ूं या b में a जोड़ूं तो a ही आए। मतलब अगर मैं ऐसा कौन सा जोड़ सकता हूँ, मैं a में 0 जोड़ूं तो a ही तो मिलेगा मुझे। तो यहाँ पर जो 0 है, 0 क्या कहलाएगा? तस्मक अवयव कहलाएगा। तस्मक अवयव का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और ये वो एलिमेंट है जो उस सेट में होना चाहिए, जिस सेट की आप बात कर रहे हैं, जहाँ से a और b आ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं f में से, तो जो 0 है वो भी f में आना चाहिए। अगर f में आएगा तो उसका अस्तित्व होगा। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि प्लस के लिए 0 तो चाहिए, लेकिन 0 f के अंदर हो ही ना। जैसे n, अब n के अंदर 0 तो नहीं है, स्टार्टिंग किससे होती है? 1 से होती है, तो इसके अंदर तस्मक अवयव का अस्तित्व नहीं है। प्लस की अगर मैं बात करूं तो ये तस्मक अवयव का अस्तित्व फॉलो नहीं करेगा, तो उसका मतलब ये क्षेत्र बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसने 2 रूल तो फॉलो कर दिए, लेकिन थर्ड रूल नहीं किया, तो n जो है वो नहीं करेगा। बाकी कर सकते हैं, इंटीजर्स है, रियल नंबर के सेट है, सब हैं, वो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं इसको। तो साहचर्य का नियम, तस्मक का नियम का, तस्मक का अस्तित्व की हम बात कर रहे थे, तो a और b बिलोंग टू कर रहे हैं f से, 0 भी बिलोंग करेगा f से। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 0 को f के किसी भी एलिमेंट में जोड़ूं तो मुझे वही एलिमेंट मिलेगा। 0 कोई भी फर्क नहीं डालता। अब तो ऐसा एलिमेंट चाहिए जो सामने वाले पे कोई फर्क ही ना डाले, उससे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। ऐसे याद कर सकते हो, आइडेंटिटी का मतलब होता है आदर्श। और आदर्श व्यक्ति वो होता है जिसको सामने वाले की
वाला अगर आपको कोई बुला बुरा कहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने अंदर उसको डाल लेता है। जैसे हमारे पास क्या होता है पदार्थों में, जल, पानी, ठीक है, पानी होता है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रूल है हमारे पास फोर्थ नियम इसका। अब है हमारे पास प्रतिलोम अवयव, ठीक है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम की मैं बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, योज्य प्रतिलोम यानी कि ऐसा अवयव जो उल्टा हो सामने वाले का, यानी कि मैं ए में बी जोड़ूं या बी में ए जोड़ूं, मुझे क्या मिले, शून्य मिले, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है वो बी का उल्टा है या बी ए का उल्टा है। मतलब अगर मैं दो ले लेता हूँ, एफ में से आ रहा है मान लो, ठीक है, एफ कोई एलिमेंट है, एफ की जगह एफ कोई सा भी सेट है, मतलब कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कोई सा भी सेट हो सकता है, ठीक है, एनी सेट, रेशो मतलब कि परिम संख्याओं वाला, ठीक है। दो आ रहा है एफ में से किसी भी सेट में से, ठीक है, तो -2 अगर उसमें विद्यमान है तो ऐसा तो होगा कि दो में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। -2 जोड़ूंगा, जोड़ने का मतलब दो में क्या जोड़ूं, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो का प्रतिलोम कौन हो गया, दो का प्रतिलोम -2, तो सेम ऐसे ही -2 का प्रतिलोम 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, -2 होगा। तो आगे चलते हैं, -2 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास A5, तो A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A5 के मतलब क्या है, योग के लिए क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता, योग क्रम विनिमयता। क्रम विनिमय मतलब कि क्रम को उल्टा सीधा कर दूं मैं, क्रम को अगर उल्टा सीधा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑल ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। देन ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए में मैं बी को जोड़ूं या बी में मैं ए को जोड़ूं, ठीक है, ए में मैं बी को जोड़ूं या बी में मैं ए को जोड़ूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए में मैं बी को जोड़ूं या बी में मैं ए को जोड़ूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि कैसे भी जोड़ लो आप, कैसे भी जोड़ लो, ठीक है। तो हमारे पास इसे हम क्या कहते हैं, मतलब कि 2 में 3 को जोड़ूं या 3 में 2 को जोड़ूं, आएगा तो 5 ही, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, आएगा तो वो 5 ही। तो हमारे पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट, ये हमारे पास 5 रूल हो गए किसके, योग के लिए। अब हमारे पास सेम ऐसे ही 5 रूल हो जाएंगे गुणा के लिए, ठीक है। गुणन, गुणन अभिग्रहित की हम बात कर रहे हैं कि 5 रूल हो जाएंगे हमारे पास गुणा के लिए। तो गुणन अभिग्रहित क्या हो जाएगा, फर्स्ट रूल उसका है जो सेम वैसा ही है जैसा हमने प्लस के लिए पढ़ा था, ठीक है, यानी कि समवर्तता का नियम। और समवर्तता का नियम का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि अब क्या है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्टार बी, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आए वो उसी सेट में से आनी चाहिए जिस सेट में वो ऑलरेडी, जिसमें से वो एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। अगर ए और बी बिलोंग्स टू एफ है तो यहाँ पर मैं ए स्टार बी यानी कि ए गुणा बी की बात कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू वैसी वैसी आनी चाहिए, उसी सेट में से आनी चाहिए, वैसी वैसी मतलब नहीं, उसी सेट में से आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एफ जो सेट है उसका मतलब कुछ भी हो सकता है जैसा भी आप चाहो, ठीक है, जिस भी सेट को आप ले सकते हैं। सेकंड है हमारे पास वही प्रॉपर्टी जो है हमारे पास साक्षरता, साक्षरता का मतलब एसोसिएटिव लो, ठीक है, एसोसिएटिव लो। इसमें क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इसमें भी वही है, ब्रैकेट चेंज करना होता है हमारे को ना,
ब्रैकेट चेंज करना, ब्रैकेट चेंज करने पर भी मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। और नंबर थर्ड है हमारे पास तस्मक अवयव। अब देखिए तस्मक अवयव क्या होता है इसके अंदर, इसका तस्मक अवयव क्या होगा, इससे इसमें क्या है कि मैं ए को किसी भी संख्या को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वापस से वही मिल जाए, एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस से वही मिल जाएगा। ठीक है, चाहे ए इंटू 1 करूँ तो एक क्या हो गया तस्मक, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया इसका कौन 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका इनवर्स। ठीक है, यानी कि गुणन प्रतिलोम। तो ए को मैं किस का उल्टा लेना, ए मल्टीप्लाई बी करने पर मुझे क्या मिले, वापस मुझे 1 मिले। ठीक है, यानी कि मैं ए के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए। जैसे मान लो 2 है तो 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ मुझे बस 1 मिल जाए, तो 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 होगा। ठीक है, तो ये रूल्स से हमारे पास सेम ऐसे ही, जो जैसे क्रमनियमता होती है योग के लिए वैसे हो जाएगी मल्टीप्लाई के लिए। तो 5 रूल प्लस के लिए 5 रूल ही, माइनस के लिए टोटल 10 हो गए, और एक रूल बचता है हमारे पास एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।